और अब बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले चलेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मुंबई से हैं? महाराष्ट्र की बड़ी खबरें क्या कुछ हैं? क्या कुछ सियासी मूड आज नजर आ रहा है और मौसमी पारा क्या कुछ कह रहा है? इसके अलावा भी क्या कुछ बड़ी खबरें हैं राहुल? पूरे महाराष्ट्र को नए डीजीपी मिल गए हैं और नई डीजीपी जो मिली है वो है रश्मि शुक्ला। हाँ। और रश्मि शुक्ला का भी एक कहानी है, आपको बता दो पूरी कि रश्मि शुक्ला क्यों डीजीपी बन के आई बीजेपी गवर्नमेंट में। तो ये रश्मि शुक्ला वही है जो महाअकाली सरकार में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इनके ऊपर 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। हाँ। रश्मि शुक्ला के ऊपर जो आपने सुना बहुत चर्चित था, जो फोन टेपिंग का मामला जो चल रहा था तो उसमें एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि कुछ दिन बाद कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। वही रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी बन के आई है। शायद उद्धव ठाकरे के लिए अब सरदर्द ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इलेक्शन आने वाला है और सेना ने जिस तरह से उनसे दुर्व्यवहार किया था और जिस तरह से बदतमीजी की गई थी जब वो एक प्रशासनिक पद पे थी और उन पे 2 एफआईआर दर्ज किए गए थे, तो अब शायद रश्मि शुक्ला का वक्त आ गया है और डीजीपी बन के पूरे महाराष्ट्र की आ गई हैं और देखना है आगे क्या होगा। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है नए साल को लेकर आ रहे हैं। नए साल 4 दिन पहले ही मुंबई और गोवा पूरी तरह से नए साल में डूब जाता है, जैसा कि आपको मालूम है सब। और नए साल का जश्न मनना शुरू हो गया मुंबई में। उसको देखे प्रशासनिक जो पुलिसकर्मी है और जो अधिकारी है, 15,000 पुलिसकर्मी अधिकारियों को लगाया गया है चप्पे चप्पे पे कि कोई भी घटना ना घट सके। और उसको देखते पूरी तरह से मुंबई एकदम अलर्ट पे है। और जिस तरह से कल एक धमकी आई थी ईसाई धर्म के पूजा स्थल को उड़ाने के लिए, थाने के पास बम से उड़ाने के लिए, उसको देखते हुए और सतर्क हो गई है पूरी मुंबई पुलिस। राहुल, ये बताइए, नए साल को लेकर तमाम बिल्कुल सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल तैयारी के नाम पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? और दूसरी बड़ी चीज ये कि जिस तरीके से कोविड भी लगातार बढ़ रहा है, तो हो सकता है क्या जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो उनमें थोड़ा उतने उस तरीके से आयोजित ना हो जो कि हर साल होते आए हैं? मुंबई में कुछ ऐसा नहीं है। मुंबई में पूरी रात वैसे भी कार्यक्रम चलते रहते हैं और जब नए साल और कोई फेस्टिवल आता है तो उसके बाद तो मुंबई का तो कहना ही क्या है। मुंबई और गोवा तो दूर दूर से आते हैं नए साल मनाने के लिए। आप बता दो, सब जब हम पिछले साल रिपोर्टिंग किया करते थे कर रहे थे, जब उस समय मुंबई के जितने भी समुद्री इलाके हैं जितने भी, वहां पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और मरीन लाइन हो चाहे चौपाटी हो, चौपाटी हो, सब जगह पूरा खचाखच भरा रहता है और नए साल के जश्न में डूबे रहते हैं। और जिस तरह से आप कोविड की बात कर रहे हैं तो कोविड के लिए इतनी लापरवाही हो रही है, अभी तक कोई भी इक्का दुक्का लोग मास्क लगाते हुए दिख रहे हैं। जो एडवाइजरी जारी है स्वास्थ्य विभाग और बीएमसी की तरफ से, कोई भी उस पर कोई भी अमल नहीं कर रहा। और पूरी तरह से शायद नए साल के बाद कोविड जिस तरह से संख्या बढ़ रही है शायद दोगुनी और तिगुनी हो जाए और कैजुअलिटी भी शायद ज्यादा हो सकती है। जो अभी हो रहे हैं शायद 3-4 लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसकी बहुत लापरवाही हो रही है। और जो तीसरी जो खबर आ रही है बॉलीवुड से आ रही है, बॉलीवुड की डंकी का डंका बस केवल 2 दिन बजने के बाद पिट गया। लगातार जो पिक्चर रिलीज हुई प्रभात की, वो 300 करोड़ के क्लब में आ गई है ऋषभ। और डंकी का डंका नहीं बच पाया और सालासार की सिलसिला जारी है बॉक्स ऑफिस पे और क्या नाम है 300 करोड़ के क्लब में आ चुकी है। और चौथी जो खबर आ रही है वो अयोध्या से है। जो अयोध्या से एक लोग जो क्या नाम है चौखड़ा वादक जो महाराष्ट्र में बजाया जाता है चौखड़ा, और रमेश पांचांग को बुलाया गया अयोध्या 22 जनवरी को। उनको की चौखड़ा जो आके बजाए उनको आमंत्रित किया गया। पुणे के रहने वाले हैं रमेश पांचांग, उनको चौखड़ा बजाने के लिए बुलाया गया है जी। निश्चित तौर पर एक काफी महत्वपूर्ण खबरें थी, चाहे बॉलीवुड की खबरों का आपने जिक्र किया, इस तरीके से नए साल को लेकर कार्यक्रम का जिक्र आपने किया। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच सीधा चलेंगे देहरादून, जहां ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड से हैं, देहरादून से? सियासी मिजाज क्या कुछ कह रहा है? इसके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें आज की है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे अगर बात करें सियासी मिजाज की तो यहाँ पे अब जो सारा फोकस है वो तमाम पार्टियों ने अपने 2024 के चुनाव जीतने की लक्ष्य पे लगा दिया है। अभी भाजपा की जो है 2 सीट से यहाँ पे काशीपुर में जो बैठक हुई है उसमें जो प्रभारी है उत्तराखंड प्रभारी निश्चित उन्होंने बाकायदा यहाँ पे बैठक की है और तमाम रणनीति को तय किया। और उनका कहना था कि ये जो रथ है ये रुकना नहीं चाहिए, 2024 है वो फतेह करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे उन्होंने लक्ष्य रखा है वो 75%
प्रतिशत जो है, वोट प्रतिशत जो है यहाँ पे रखा है कि वो भाजपा के फेवर में जाना चाहिए। उसको लेकर तमाम उन्होंने जो कार्यकर्ता है, तमाम सांसदों को यहाँ पे नियुक्त कर दिया है कि आप जो है यहाँ पर जो मोदी के कार्यक्रम है उनको घर घर जाइए, दिवाली के रूप में और दिवाली मनाने की बात है, क्योंकि अक्षय जो कलश है वो यात्रा यहाँ पे पूरे देश में भ्रमण कर रही है। कल देहरादून में भी पहुंची है, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से रणनीति तय की है। बिल्कुल अवनीश जी, अगर मौसम की बात करें तो किस तरह का मौसम फिलहाल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? देखिए यहाँ पे ऋषभ, अगर बात करें मौसम की, क्योंकि देवभूमि है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे लगातार जो है मौसम समांतर बना रहता है। परंतु जिस तरीके से मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने यहाँ पे अलर्ट जारी किया है। उनका कहना था कि नए साल का आगाज हो सकता है कि यहाँ पे कोहरा और बर्फबारी देखने को मिले और ठंड का जो असर है वो यहाँ पे जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो कोरोना को लेकर भी यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग तमाम अलर्ट मोड पे है। उनका कहना था कि जिस तरीके से देश के विभिन्न इलाकों में कोरोना बढ़ रहा है और जो पर्यटन है वो कहीं ना कहीं से देहरादून देवभूमि पहुंचते हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, उसको देखते हुए यहाँ पे जो है विभाग जो है अलर्ट मोड पे जारी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सियासी जगहों में आज चर्चा का विषय है वो है भू कानून और सशक्त जो है यहाँ पे मूल निवास को लेकर, उसको लेकर तमाम पार्टियां और समाज सेवी वो लामबंद हो रहे थे और उनका कहना था कि जब तक ये लागू नहीं होगा और ये आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल अवनीश जी, देखिए जिस तरीके से एक राम मंदिर को लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं और फिलहाल अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, उनका दौरा मथुरा का है, 2 दिवसीय दौरे पर है। किस तरीके से उनके दौरे को देखा जा रहा है धार्मिक दृष्टि से, और जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर उन्होंने बयान भी दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में राम मंदिर बन रहा है, इसको लेकर किस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है? देखिए ऋषभ, यहाँ पे अगर बात करें, क्योंकि आस्था की बात है, यहाँ पे आस्था की बात में को लेकर यहाँ तमाम जो पूरे देश के साथ इसकी आस्था जुड़ी है, वो जो किसी भी विशेष जाति धर्म की बात हो, तमाम लोग जो है इस आस्था के साथ जो है। परंतु यहाँ पे अगर बात करें सियासत में इसमें भी कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने में। खास करके अगर बात करें विपक्षी दल ने पहले भी यहाँ पे जो है आरोप लगाए थे, जहां तक कि उन्होंने तो राम के जो है होने पे % लगा दिया था। उसको लेके यहाँ पे जो है जिस तरीके से करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बयानबाजी की है कि ये न्याय की प्रक्रिया की भाजपा श्रेय ले रही है और पहले भाजपा बताया कि कब तारीख खुले, कब इसमें यहाँ पे पूजा अर्चना तमाम चीजों को लेके, उसको लेके पलटवार यहाँ पे जो बीजेपी से किया गया। उनका कहना था कि जिस तरीके से ये रामलीला की बात कर रहे हैं, पहले तो ये बात बताया कि यहाँ पर जो न्याय की बात थी और जो देवभूमि की जिस तरीके से यहाँ पे जो बात की जा रही थी रामलीला को लेकर, और तत्कालीन जो नरसिम्हा राव सरकार थी उन्होंने बाकायदा जो है भाजपा सरकार को गिराने की बात की थी। और जो यहाँ पे भक्त थे बाबरी मस्जिद के उनके ऊपर गोलियां चलाई, उनको जो है यहाँ पे शहादत देनी पड़ी, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप शुरू है। वही ऋषभ, सबसे बड़ी बात जो न्याय यहाँ पे यात्रा निकालने जा रहे राहुल, उसपे भी यहाँ कहीं ना कहीं जो है टीका कटाक्ष करती हुई भाजपा नजर आ रही है। उनका कहना था कि पहले जो है राहुल गांधी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी, 3 राज्यों से हाथ धोना पड़ा था। न्याय प्रकरण की बात हो ना करें। निश्चित तौर पर देखिए सियासी रूप से बयानबाजी भी देखने को मिल रही है और कुछ लगातार आपने जिक्र भी किया कि ऐतिहासिक जो घटनाक्रम हुए हैं वो अब जरूर चर्चा का विषय बने हुए हैं और उस पर लेकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण एक सवाल यह है कि जिस तरीके से गठबंधन को लेकर जो लगातार एक दिन निकल रहा है, इससे पहले भी आपने जिक्र किया, और जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर भी जो महागठबंधन में चर्चाएं तेज हैं और क्या कुछ फॉर्मूला होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में हम देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने लड़ाई होती है, लेकिन इस बार जो महागठबंधन है क्या तस्वीर उसकी नजर आ रही है, क्या मजबूती एक साथ की नजर आ रही है? क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी अभी तो मजबूत दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए ऋषभ, यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा, उत्तराखंड की राजनीति जो है अलग ही बिल्कुल अपना जो है यहाँ पे पहचान रखती है उसको लेकर, क्योंकि अभी यहाँ पे जहाँ तक महागठबंधन की बात है, यहाँ पे अभी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो गठबंधन का साथ दे सके। और क्योंकि यहाँ पे अभी जो आमने सामने की बात करें वो कांग्रेस और बीजेपी है, और कांग्रेस अभी सबसे पहले अपना खुरबा ही नहीं जोड़ पा रही है, क्योंकि यहाँ पे देखने में आ रहा है कि उनके अंदर चले गए वो कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। जहाँ पे ये लॉबी की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है हरीश रावत, वो अपनी अलग पहचान रखते हैं, उनकी लॉबी अलग है, तो यहाँ पे उसको देखे लॉबी संदर्भ कमेटी बनाई है, उनके अधिकारी को यहाँ पे भेजा है, परंतु सबसे पहला उनका जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि दूसरे को जोड़ना। तब जो है यहाँ पे गठबंधन की बात की जा सकती है। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो गठबंधन की ऐसी कोई यहाँ पे सरगर्मी दिखाई नहीं देती। निश्चित तौर पर ये तमाम खबरें थी, चाहे सियासी मिजाज हो या मौसमी पारा हो या कोविड को लेकर आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया अवनीश जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और सीधा क्या कुछ खबरें मध्य प्रदेश की हैं, भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं।
अनुज जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज राजधानी भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश की हैं, क्या कुछ सियासी मिजाज है? प्रदेश से सियासी मिजाज तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में हैं, उनके आने के बाद ही बदलेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहाँ चर्चा चल रही है कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। लेकिन जहां तक हम बात करें मध्य प्रदेश में ठंड की, तो मध्य प्रदेश में कपकपाती ठंड से लोगों की परेशानियां और बढ़ने वाली है और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही कहीं कहीं घने कोहरे और बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। और मध्य प्रदेश की जैसे आज की बात करें तो कड़ाके की ठंड के बीच बादल छाए रहेंगे और घने कोहरे के कारण सुबह से ही विजिबिलिटी, भोपाल और आसपास की बात करें तो इसके साथ पूरे प्रदेश में जो नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज हैं और रोड से जो आउटर एरिया के, वहां पे विजिबिलिटी काफी कम है, 50 मीटर से लेकर 200 मीटर तक विजिबिलिटी है। और आज जो सुबह की बात करें तो मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और मऊगंज में घने कोहरे की संभावना जो व्यक्त की थी मौसम विभाग ने, बिल्कुल सच है। और इसके अलावा गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा, दमोह, कटनी और सीधी में भी हल्का कोहरा छाया हुआ है। तो एमपी की बात करें तो आज यानी 30 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम विभाग का अनुमान है कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और नए साल में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। तो मौसम ठंडक बनी हुई है और उत्तर भारत से जो हवाएं आ रही है उनके कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये पूरा मौसम इस तरह से बना हुआ है। निश्चित तौर पर कई जगह कल खबरें भी सामने आई कि ओले गिरने की भी संभावना है। ये पूरा जो मौसम बन रहा है किसानों के लिए किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि कई किसानों को कहना है कि जो कोहरा है या फिर जो हवा ठंड पड़ रही है वो शायद फसलों के लिए, सरसों की फसल के लिए फायदेमंद ही साबित होगी। अनुज जी। जी हाँ, सरसों की फसल के लिए तो ये फायदेमंद साबित होगी, लेकिन अन्य दूसरे फसलों के लिए अभी तो ठीक है कि कोहरा है और लगातार जो ओस गिर रही है उसके कारण फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर पानी गिरता है और पानी अगर हल्का पानी गिरता है या रिमझिम बरसात या गरज चमक के साथ पानी गिरता है तो उससे फसलों को कहीं नुकसान नहीं, लेकिन भारी वर्षा में फसलों को नुकसान हो सकता है। फिलहाल ये सरसों के लिए काफी अच्छा है ये मौसम और लोगों को भी हालांकि परेशानी हो रही है और लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच जो बादल छाए हुए हैं उसके कारण मौसम बड़ा प्रभावित हुआ और बादल हटने के बाद, ऐसा मौसम विभाग का भी अनुमान है कि बादल जब हटने के बाद ये ठंड और बढ़ेगी और न केवल भोपाल में आसपास पूरे मध्य प्रदेश में ये ठंड बादलों के हटने के बाद और बढ़ेगी। निश्चित तौर पर अगर बारिश की संभावना है, बारिश होती है तो मुझे लगता है कि उसके बाद भी ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और जो पारा है वो गिरेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जी आपकी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार जो मध्य प्रदेश में ठंड का सितम जारी है और पारा लगातार गिरता जा रहा है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी समय में बारिश हो सकती है। 31 से 2 जनवरी के बीच का ये समय बताया जा रहा है। और साथ ही तमाम खबरें थी मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हो या फिर अन्य राज्यों की सियासत या मौसम से जुड़ी खबरें थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।